Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the worksheet और you can say जो क्वेश्चन या फिर जो आंसर शीट आपने सबमिट करी होती है इग्नू के अंदर उसके बारे में। तो ये वर्कशीट हमें एक स्टूडेंट ने भेजी है, आइए देखते हैं। इनका यहाँ पर कहना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको जो मार्क्स दिए गए हैं वो 13 मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 50, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, ये फेल हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सर एक बार क्रॉस चेक करिए और एनालिसिस करके आप मेरे को बताइए, राइट। तो इस मार्कशीट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैं इनकी मार्कशीट ओपन करी या फिर आप कह सकते हो वर्कशीट ओपन करी, सबसे पहले जो मेरे को यहाँ पर चीज दिखी वो थी इनकी राइटिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पर इनकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। अगर मैं 10 में से इनकी राइटिंग को नंबर दूं तो ये एटलीस्ट 2 या 3 पे होंगी, जैसे कि कोई छोटा बच्चा लिख रहा हो। आप पूरे पेपर में देख सकते हैं इनकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा इन्होंने ढंग से नहीं लिख रखा है। और मैंने आपको हर एक एग्जाम में ये बता रखा है, बिकॉज इग्नू को अराउंड एक कॉपी चेक करने के लिए 7 to 8 रुपीज मैक्सिमम मिलते हैं। बेसिकली 6 रुपए से 7 रुपए के बीच में मिलते हैं। मैक्सिमम आपको 7 to 8 रुपए मिलते हैं एक कॉपी चेक करने के लिए। तो देखिए वहां पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, स्पेशली इग्नू में, कि वो आपकी हर एक चीज को समझने की कोशिश करे, राइट। तो वहां पर वो क्या करते हैं, अगर उन्हें जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग वो नंबर देते हैं। अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। वहां पर आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपके राइटिंग। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीचर को इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इनकी बात करी, यहाँ पर इनकी मार्कशीट के बारे में हम बात करते हैं, जब वर्कशीट आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो राइटिंग इतनी ज़्यादा ठीक इनकी नहीं थी, उसके रिगार्डिंग भी इनको कम नंबर मिल सकते हैं। और देखते हैं उन्होंने क्या क्या आंसर लिख रखा है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, नॉन पैरामेट्रिक की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना था। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए सही बता रखा है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंशियल, और इन्फ्रेंशियल आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिवाइड होता है। यहाँ पर भी इन्होंने ठीक लिख रखा है। उसके बारे में इन्होंने लिखा रखा है, नॉन पैरामेट्रिक स्लाइस इज यूज्ड इन द वेरियस पर्पस एंड डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ अजम्पशन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉपुलेशन। तो देखिए इन्होंने क्या करा है, एक जो जर्नल पार्ट होता है, अभी तक जो जर्नल पार्ट होता है उन्होंने वो चीज लिख दी है। दैट मीन कि इन्होंने कोई भी कोर पार्ट नहीं लिखा है। और मैंने हमेशा बताया है कि आप अपने आंसर में जब तक कि कोर पार्ट को मेंशन नहीं करते हैं, जर्नल पार्ट आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। सपोज करिए वो आपसे पूछ रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स के बारे में, तो जब तक आप उस एक्स के कोर पार्ट के बारे में बात नहीं करोगे, इसके इधर उधर बात तो देखो हर कोई करता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आप बिल्कुल कोर पार्ट नहीं लिख सकते। इधर उधर की बात हर कोई करता है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू पुट अप कोर पार्ट इन इट। यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ भी कोर पार्ट नहीं लिख रखा है। ओके, कि नॉन पैरामेट्रिक में क्या रहते हैं, क्या किस तरीके से इसमें रहते हैं, रैंकिंग का यूज होता है नहीं होता है, और बेसिकली क्या रहता है, एनपीसी कर्व वो होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कि आपके एनपीसी कर्व को फॉलो नहीं करते। दिस इज योर कोर पार्ट। यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी नॉन पैरामेट्रिक कर्व के बारे में कोई बात नहीं करी है। ओके, उसके बाद इन्होंने एडवांटेज लिखी है, एडवांटेज के बारे में भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर एडवांटेज इन्होंने टाइम सेविंग लिख रखा है, इकोनॉमिकल के बारे में लिख रखा है, फेयरली एक्सेप्टेबल, कॉस्ट सेविंग। यहाँ पर इन्होंने अगर हम देखें 4 इन्होंने इसी क्या लिख रखे हैं, पॉजिटिव पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं एडवांटेज। और डिसएडवांटेज में इन्होंने इनएक्यूरेट, इनकंसिस्टेंट, वीक स्केल, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखे हैं, 3 इनके नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं, यानी कि 3 डिसएडवांटेज लिखे हैं। उसके बाद अजप्शन की बात आई थी, तो अजप्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक। देखिए अजप्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दोनों ही अलग होते हैं। अजप्शन आर डिफरेंट थिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक आर द डिफरेंट थिंग। यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि देखिए अजप्शन में ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, राइट। अजप्शन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक में, इन दोनों में ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं आता है। यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव बता रखा है, पॉजिटिव बता रखा है। ये आपका किस में आता है, ये आपका एनपीसी कर्व में आता है। तो अगर हम बात करें, ये इनका पूरा गलत हो गया है, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या बता रखी है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के बारे में।
बात कर रखी है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है। लेस पावरफुल, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें तो ये आप लिख सकते हैं राइट कि लेस पावरफुल होता है टेस्ट एरर, लेस पावरफुल एज कंपेयर टू द पैरामीट्रिक टेस्ट। फोर्थ, कंपेयर परसेंटेज एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज इट राइट। तो देखिए जब मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है और एक एग्जामिनर को आप मान लीजिए 6 से 7 रुपए मिल रहे हैं एक कॉपी के लिए, 90% या फिर आप कह सकते हैं 95% जो आपका एग्जामिनर रहते हैं, मेन फोकस किस पे रहता है आप लोग उनका, मनी पे रहता है राइट। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी बच्चे को फेल कर देते हैं, लेकिन इट इज क्वाइट कॉमन सेंस, अगर जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, आप उस पर ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो देखिए जब यही कुछ आप देखोगे, आप ही अगर आप पढ़ रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपको पढ़ाई में नहीं आ रहे होंगे राइट। तो वहां पर क्या होगा, एग्जामिनर एक बार को जहां पर इन्होंने सही भी लिख रखा है वो भी वो क्या कर देगा, गलत कर देगा। उसके बाद इन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिख रखी है अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में, ये ठीक हो सकता है। और फिर यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है क्वालिटेटिव डाटा, ये क्वालिटेटिव डाटा में इसका बिल्कुल ना ही अजम्पशन होता है ना कैरेक्टरिस्टिक होती है। और देखिए अगर आप देखोगे तो इनको 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इसमें से सिर्फ इन्हें 3 मार्क्स मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर इनको इजिली 5 to 6 मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन ये 3 मार्क्स पे कैसे आ गए, इनकी राइटिंग की वजह से। और बेसिकली क्या है, जो कोर पार्ट है, कोर पार्ट बिल्कुल मिसिंग है। अगर मैं बात करूंगा कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, हल्का फुल्का जर्नल पार्ट पता है, वही यहाँ पर इस पूरे पेपर में इन्होंने जर्नल पार्ट पे ध्यान दिया है, कोर पार्ट बिल्कुल मिसिंग है। और मैं यही कहता हूँ यहाँ पर इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस यही है कि आप लोग देखें कि अगर आप कोड पार्ट नहीं लिख के आए हैं तो कितनी बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको ईजिली, चूंकि देखो यहाँ पर तो मैं आपको बैठ के आराम से पढ़ पा रहा हूँ, 5 to 6 मार्क्स इनको इजिली मिलने थे, लेकिन 3 मार्क्स एग्जामिनर ने दिए हैं बिकॉज कि इन्होंने जो इन्होंने राइटिंग है उस पर काफी ज्यादा इनका इफेक्ट पड़ा है एग्जामिनर के ऊपर राइट। आपकी बैड हैंड राइटिंग के थ्रू उसने सोचा कि बच्चों को कुछ इतना ज्यादा नहीं आता है। अब देखिए हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में आई डोंट नो वेदर इनका आंसर ठीक है या नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने कर रखा है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर रखा है राइट। बेहद और ज्यादा बेस्ट हो सकता था अगर इस फॉर्मूले को आप खोल के दिखा देते, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर राइट, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर राइट, इसको खोल के दिखा देते माइनस CX, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यू पुट कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये दिखा देते तो और बेस्ट रहता, लेकिन देखिए वैल्यू पुट कर रखी है। और अनोवा का खुद सॉल्व करना, अनोवा को खुद सॉल्व करना काफी ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस रहता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने समरी टेबल भी बनाई है, उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं इवन आफ्टर दैट इनको 10 में से 3 मार्क्स दिए हैं। देखिए मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं इनको नंबर कम मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स की जगह मैं यहाँ पर अगर एज ए एग्जामिनर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपको 6 to 7 मार्क्स इजिली मिल सकते थे राइट। सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स मिसिंग है राइट। इवन आफ्टर दैट यहाँ पर उन्होंने देखिए समरी भी बना रखी है जो कि काफी अच्छी बना रखी है इन लोगों ने, इस बच्चे ने। तो आई थिंक यहाँ पर इनको 6 to 7 मार्क्स मिलने थे, लेकिन यहाँ पर इनको 3 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुछ भी चीज नेगेटिव, अगर आपके पॉइंट ज्यादा होते जाएंगे, अगर आपने फिर भी सही कर रखा है तो वो अपने आप घटते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पूरा आंसर ठीक है, समरी भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इन्होंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं। तो अगर आप देखे जाए लॉजिकली इनको 6 to 7 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी सिर्फ 3 मार्क्स दे रखे हैं। सेम अगर आप पूरा पेपर देखेंगे तो देखिए स्टैंडर्ड एरर के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी है, उसके बाद इन्होंने कोई भी न्यूमेरिकल को यहाँ पर इन्होंने सॉल्व नहीं करा है। ओके, ये 6 मार्क्स वाला आपका इनका क्वेश्चन था स्टैंडर्ड एरर के बारे में, और यहाँ पर इनको 1.5 मार्क्स मिले हैं। तो मैंने इनका जो पूरा पेपर था वो थ्योरली पढ़ा, देखा। अगर मैं अगर एक इंडिविजुअल बात करूं या फिर एज ए एग्जामिनर की बात करूं, देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपका टाइम लेके कर सकता हूं राइट। तो इनके इजीली 22 मार्क्स से 25 मार्क्स के बीच में आ रहे थे, लेकिन वही मार्क्स कहाँ चले गए, इनके 13 मार्क्स पे अटक गए बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग। और उन्होंने क्या करा है, हर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि उन्होंने कोर पार्ट नहीं लिखा है। दैट मीन जिस बंदे ने या फिर जिस स्टूडेंट ने कोर पार्ट नहीं लिखा है, दैट मीन उसने जर्नल पार्ट लिखा है। और जर्नल पार्ट देखिए, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, इवन आफ्टर दैट आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। दैट मीन इन्होंने बात को घुमाया है, जो पॉइंट है
वो पता ही नहीं चला है। अगर हम यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन आया था, उसके बारे में इन्होंने कवर्स लिख रखे हैं, कॉजेज लिख रखे हैं, कैरी आउट रिलेशनशिप लिख रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं। मैंने इनका पूरा पूरा पेपर गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा था कि इनको ईजिली मार्क्स मिलने चाहिए थे। ये देखिए इन्होंने काई स्क्वायर करा है, काई स्क्वायर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व टेबल भी लिख रखी है, एक्सपेक्टेड टेबल भी लिख रखी है, और उसके बाद टेबल भी बनाई है, और आंसर भी इनका ठीक आ रहा है। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स गया है 6 मार्क्स में। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। मेरे पास एक बच्चे की और मार्कशीट आई थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने रिव्यू के लिए मना कर दिया। सेम जैसे इन्होंने कर रखा है, सेम जैसे इन्होंने कर रखा है। अभी रिसेंटली आप लोगों का क्या आया था, कैंडल स्टोव आया था, राइट। कैंडल स्टोव में उन्होंने क्या करा, सिर्फ हाफ पेज में, जो आपकी ये मार्कशीट है या फिर आप वर्कशीट कह सकते हैं, इसके हाफ पेज में यहाँ तक उन्होंने कैंडल टाउ को सॉल्व कर दिया। डेफिनेटली हाफ पेज में सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्या आप खुद बताइए कि आपको 10 में से कितने मार्क्स एक एग्जामिनर दे देगा अगर आपने 10 मार्क्स में से जो उसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ हाफ पेज में सॉल्व करके लिख दिया है, राइट। तो उनको मार्क्स दे रखे थे सिर्फ 3 मार्क्स, राइट। मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, राइटिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन क्या करा उन्होंने, उसके बारे में उनके स्टेप्स नहीं लिखे, उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए था। थोड़ा आप इलेबोरेट करोगे, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सेंस, राइट। कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके बारे में इलेबोरेट करके लिखिए, उसको दिखाइए कि आपको मार्क्स चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लाइटली लोगे, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, काई स्क्वायर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, नहीं पूछा गया है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपको डायरेक्ट ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे? जो भी बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल करके आए हैं उनको मार्क्स बहुत ज़्यादा कम मिलने वाले हैं। ये मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप स्टेप्स लिख के आइए, उनके पॉइंट्स लिख के आइए, बिकॉज वहां पर वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स मिला है इन्हें 6 मार्क्स में से, जबकि आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप भी ऐसे करके आए हैं, तो अगर आपके नंबर कम आते हैं जिससे आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट करा है, तो ये समझ लेना कि आपने खुद कहीं ना कहीं गलती करी है, अगर आप स्टेप्स लिख के नहीं आए हैं। ओके, बात की देखिए, जो मैंने इनका पूरा पेपर थ्रो करा बार बार, राइट, मेरे को समझ में नहीं आता, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सही लिख रखी हैं। एनपीसी कर्व के बारे में भी इन्होंने पूछ रखा था, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सही लिख रखी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे फिर दोबारा देखिए, 2.5 मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ द 6 मार्क्स, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों से मेरे को यही इनका पता चला कि बेस अपॉन देयर राइटिंग, इनकी क्या थी कि राइटिंग की वजह से, प्लस इन्होंने कोर पार्ट ज़्यादा मेंशन नहीं कर रखा है, और न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या करा, सीधा सीधा सॉल्व करके दिया, राइट। देखिए, आपको जर्नल पार्ट भी मेंशन करना है, आपको कोर पार्ट भी मेंशन करना है, इन दोनों को ऐड करके आपको लिखना है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आप चाहे न्यूमेरिकल को हाफ पेज में या 1 पेज में सॉल्व करके आ जाते हो, तो आप खुद बताइए कि 10 मार्क्स में से एग्जामिनर कैसे आपको 7 या 8 मार्क्स दे देगा सिर्फ 1 पेज लिखने के। नोबडी गिव इट, राइट, चाहे आपका बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो। तो जिस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करके आए हैं वो ही जाने, लेकिन उनके मार्क्स कम आएंगे। मैंने एक बार और आप लोगों को मार्कशीट दिखाई थी, फिर दोबारा ये मार्कशीट दिखा रहा हूँ, ऐसे करके ना आए। ये देखिए, ये ग्राफ को थोड़ा ढंग से बना के आए। अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड एक तरीके से आता है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इनको देखेंगे लैपटॉप में, तो यहाँ पर इनको बताना चाहिए था कि ये एनपीसी से ऊपर जा रहा है। फ्लैटी में इनको यहाँ पर बताना चाहिए था कि ये जो एनपीसी कर्व होता है उससे नीचे जाता है। आप पूरा लिख के आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इग्नू में, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि हमें फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके, तो खाली सोल पर्पज इस वीडियो बनाने का ये था कि जिन बच्चों ने अभी गलती कर दी है वो फ्यूचर में गलती ना करें, और जो बच्चे फ्यूचर में गलती करने वाले हैं वो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जर्नल प्लस कोर पार्ट लिख के आए, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी भी आंसर को, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व या फिर एक्सप्लेन करें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।